सो अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड टेल मी द आंसर। आपको क्या लग रहा है? देखो गौर से, पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा मेरे बच्चों? इज एन आयनिक कंपाउंड, जायंट कोवेलेंट, सिंपल कोवेलेंट, मेटालिक? क्या है पोटेशियम आयोडाइड? आयोनिक है, कोवेलेंट है, क्या होगा? आयोनिक, बिकॉज इट इज पोटेशियम आयोडाइड, इट्स मेटल एंड नॉन मेटल, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी आयोनिक। अब हम आयोनिक का डिस्कस करते हैं। आयोनिक क्या होता है? हमेशा जायंट होते हैं। जायंट होगा तो क्या होगा? वी कैन डिड्यूस कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, इट शुड हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जब आप मोल्टन में हो इसमें, तो क्या होना चाहिए? इसकी गुड कंडक्टिविटी होनी चाहिए है व्हेन यू आर मोल्टन, बिकॉज इट हैज फ्री मूविंग आयंस, ठीक है जी। तो अब देख लो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ये नहीं हो सकता पोटेशियम आयोडाइड। वंस अगेन पुअर कंडक्टिविटी, तो वो भी नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। -39 गुड, टू लो ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट, मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं है। 680 ठीक है, दैट्स अ डिसेंट इनफ मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन गुड है, ओके, दिस सीम्स लाइक द करेक्ट ऑप्शन। अब आप जब डी को देख रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, 1600 है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन मोल्टन पुअर है, तो इसका मतलब ये आयोनिक तो नहीं है। ये है कोई चीज जो जायंट है, लेकिन ये आयोनिक नहीं होगी, वरना इसकी गुड होनी चाहिए, राइट? सो देयरफॉर ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग एंड योर ऑप्शन शुड बी सी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इन दिस एमसीक्यू? Materials can be classified by their chemical structures. Four common types of structures are metallic, ionic, simple molecular, and giant molecular. ठीक है? Some physical properties of four substances are shown in the table. Which substance has a simple molecular structure? तो A, B, C, D में से किसका आपको simple molecular structure लग रहा है? Okay, let's see अनस। हुदा जो है वो आज काफी दिनों बाद आई हैं। हुदा वाई सो इतने दिनों बाद क्यों भाई? एक्चुअली अब इस पे चलते हैं, इसको कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर है, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसका लो होगा, सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन दैट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा बात, इफेक्ट ऑफ एडिंग वाटर, हाँ कुछ सोल्यूबल होते हैं, रिएक्शन भी कर सकते हैं कुछ, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्यूबल। तो हम जो है वो ऐसा नहीं करेंगे कि हम जो है वो रिएक्ट और सोल्यूबल वाली कंप्लीटली कैंसिल आउट कर दें, नहीं, हम उनको रखेंगे, दैट्स नॉट इनवैलिड, लेकिन हम सब कुछ देखते हुए और साथ साथ लेके चलेंगे, एंड देन वील टेक आउट द बेस्ट पॉसिबल आंसर, जिसमें हम श्योर हो जाएं कि भाई ये सब चीजें साथ साथ इसमें बिल्कुल सही। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली सिंपल मोलेकुलर है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी नहीं होनी चाहिए, इट शुड हैव नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके। सो मेल्टिंग पॉइंट वी आर लुकिंग फॉर लो, दिस इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट and this also is a very high melting point, ठीक है। so ये दो melting points बहुत ज्यादा high हैं, which most probably means के C and D are probably most probably not going to be the answers, ठीक है। एंड C का तो हम और भी श्योर हैं, गुड वेन सॉलिड, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मेटल होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ये सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर होने से रहा, राइट। अच्छा जी, सो वी रूल्ड आउट C एंड D। अच्छा ए एंड बी देखते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट्स ओके, दिस इज अ लो इनफ मेल्टिंग पॉइंट, हो सकता है कोई सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर हो। अच्छा फिर रिएक्ट्स और इनसॉल्यूबल, इसमें भी ठीक है, वी कैन नॉट रियली से कि रिएक्ट्स वाला जो है वो सिंपल मोलेकुलर नहीं हो सकता है, कोई ऐसा हो व्हिच रिएक्ट्स वेयर वी जस्ट सेड इट्स जनरली इनसॉल्यूबल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इनसॉल्यूबल है, ठीक है। सो लेट्स से ओके, आई जस्ट मेक अ सर्कल, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, ठीक है, ये तो हम वी आर ऑल गुड विद दैट। लेट्स सेइंग गुड व्हेन सॉलिड, सो वी नो दैट सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और इन गैसियस स्टेट, उनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, फ्री मूविंग आयंस भी नहीं होते। सो देयरफॉर लुकिंग एट all of the three possibilities I can land on the answer कि most probably B ही होना चाहिए, because only this is giving me a reasonable जो है वो क्या कह लो it's giving me a reasonable क्या कहते हैं description of a simple molecular substance, ठीक है। आगे चलते हैं, you guys all gave these correct answers, which pair of substances are both simple molecular? तो A B C D में से कौन से substances simple molecular है? दोनों substances, ओके लेट्स डिस्कस C60 क्या था? वी डिस्कस दिस पहले, C60 हमने डिस्कस किया है कल, दिस इज बकी बॉल्स, और बकी बॉल्स मैंने आपको कल ही बताया कि कार्बन 60 इतने ज्यादा कार्बन नहीं है कि आप इसको जायंट मोलेक्युलर बोल सको, दिस इज स्टिल सिंपल मोलेक्युलर, तो ये सिंपल मोलेक्युलर है। लेकिन ग्राफीन जो है वो जायंट मोलेक्युलर, सॉरी मतलब जायंट मोलेक्युलर या जायंट कोवलेंट है। हाउ कैन आई से ग्राफीन इज जायंट कोवलेंट जायंट मोलेक्युलर? ये कैसे मैं बता सकता हूँ? मुझे कैसे यकीन के साथ कैसे पता ग्राफीन जो है वो जायंट मोलेक्युलर है? हाउ डू आई नो दैट? ग्रेफाइट की एक शीट है, सिंस ग्रेफाइट वी आर 110% श्योर कि भाई दैट इज जायंट,
because if you just take a sheet of graphite तो वो graphene बन जाती है. So graphene must be giant molecular, simple molecular नहीं हो सकता. C60 we know that is simple molecular. Iodine we also know that is simple molecular. So most probably the answer is going to be B. But for surety C को भी देख लेते हैं. Graphene giant, graphite giant, graphite giant, iodine simple molecular सही है, लेकिन दोनों होने थे. So therefore the correct option is B. Okay जी, इधर आ जाओ. Carbon exists in several different forms. Two of these forms are Buckminster fullerene and graphene. Buckminster fullerene is a fullerene allotrope of carbon. What is a fullerene allotrope of carbon? Fullerene basically ना ऐसे form के होते हैं. They're like this. ठीक है, ये एक ball type shape है. ठीक है, ऐसे कार्बन के बहुत सारे डिफरेंट बॉल टाइप शेप्स हो सकते हैं. फुटबॉल्स की डिजाइन्स डिफरेंट हो सकते हैं. तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? बकमिंस्टर फुलरीन है. तो अगर आ जाए इट्स अ फुलरीन आइसोटोप, तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज. इसकी हमारे पास कोई इस कोर्स में सिग्निफिकेंस नहीं, हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही फुलरीन वाला है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एक्चुअली 1, 2 और 3 में से कौन सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बकमिंस्टर फुलरीन एंड ग्राफीन? कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बकमिंस्टर फुलरीन के लिए भी और ग्राफीन के लिए भी, या इंडिविजुअली जिसके बारे में बोल रही हैं उसके लिए करेक्ट है या नहीं? नहीं अब्दुलरहमान. ओके, विच वंस आर करेक्ट? तो मैं आपके साथ इतनी लंबी डिस्कशन में विद रिगार्ड्स टू बकी बॉल्स इसलिए कल गया था बिकॉज ऑफ सम एमसीक्यूज दैट कम अप. ठीक है, वरना बहुत आसान था, मैं आपको बोलता बकी बॉल्स क्या है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन, खत्म बात. ठीक है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए कि क्यों नहीं है और उसमें क्या है क्या नहीं, इसीलिए मैंने आपके साथ बहुत लंबी डिस्कशन करी, विच नॉर्मली अदर टीचर्स वुड नॉट डू. उनके लिए बकी बॉल्स क्या है? इट्स सिंपल में डज नॉट कंडक्ट, ये प्रॉपर्टी याद कर लो. नहीं, तो मैंने आउट ऑफ द वे जाके मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके मैंने बकी बॉल्स पे काफी लंबी डिस्कशन करी थी. सो इसलिए करी थी बिकॉज सम एमसीक्यूज कैन कम अप एंड यू शुड नो दैट बकमिंस्टर फुलरीन डज हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन्स 3 के साथ भी बॉन्डेड होते हैं. वी जस्ट सॉ द स्ट्रक्चर फॉर बकमिंस्टर फुलरीन कल. तो एक कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड्स भी बना, सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहा है कहीं कहीं. तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस जो है वो डीलोकलाइज्ड है, फ्री है. Right, so it does have delocalized electron, लेकिन कंडक्ट क्यों नहीं करता? Because the electrons cannot jump from bucky ball to bucky ball. एक बॉल से दूसरी बॉल पे नहीं जा सकते. Right, so और with regards to graphene, क्या इसके पास delocalized electrons होंगे? हाँ होंगे. क्यों? Because graphene क्या है? एक sheet of graphite है. So this is the correct one. Buckminster fullerene has a giant molecular structure. That is wrong. मैंने अभी बताया C60 is not giant, is not huge enough number of carbons that can give you a giant structure. ठीक है, so that is wrong. The carbon atoms in graphene form a tetrahedral lattice. No, they form a hexagonal lattice. They form a hexagonal. जैसे ग्राफाइट, उसकी शीट एक शीट भी क्या होगी? वैसी ही होगी hexagonal arrangements में. ठीक है. Solid carbon dioxide is similar to solid iodine in its structure. टेट्रा इज डायमंड ओनली, डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ठीक है, बाकी ग्राफाइट हेक्सागोनल. ग्राफाइट से क्या बन रहा है? ग्राफीन बन रहा है. तो ग्राफीन की कैसे होगी? वो भी हेक्सागोनल. ग्राफीन से क्या बन रहा है? नैनोट्यूब्स. नैनोट्यूब्स की कैसी होगी? हेक्सागोनल या टेट्राहीड्रल? नैनोट्यूब्स की भी हेक्सागोनल ही होगी, बिकॉज नैनोट्यूब्स कहां से आ रही है? ग्राफीन से आ रही है. ग्राफीन में अगर हेक्सागोनल है तो नैनोट्यूब्स में भी हेक्सागोनल अरेंजमेंट ही होगी. यस, इट्स अ ट्यूब, लेकिन वो ट्यूब में अगर हम देखेंगे तो कार्बन के हेक्सागॉन्स बने हुए होंगे. ठीक है, अच्छा अब इस पे आ जाओ. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज सिमिलर टू सॉलिड आयोडीन इन इट्स स्ट्रक्चर. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड CO2 एंड सॉलिड SiO2 इज करेक्ट? सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ABCD में से कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है? अच्छा, हैज एनीवन एवर सीन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? पहले कभी पाला पड़ा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से पहले? Have you ever seen solid carbon dioxide पहले कभी? Does everyone over here know of dry ice? Dry ice का पता है? There is an ice जो अक्सर सुपरमार्केट्स में जाते हो तो वो थैले रखे होते हैं ड्राई आइस के. Yes, so that is solid carbon dioxide. That is carbon dioxide in its solid state. ठीक है, उसको ड्राई आइस इसीलिए बोलते हैं. वो आइस लगती है लेकिन वो पानी नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है. So dry ice is basically solid carbon dioxide. It can also exist in a cube-like structure. Yes.
लैटिस डज नॉट मीन जायंट, ठीक है। जायंट होगा तो स्पेसिफिकली बोला जाएगा जायंट। लैटिस का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर अरेंजमेंट्स है। मैंने आपको ये क्लियर किया था थ्रू वाटर में दिखा के सॉलिड बॉन्डिंग, ठीक है। आई श्योर जब वाटर जो है वो आइस फॉर्म में है यानी सॉलिड फॉर्म में है तो क्या करता है, इट एग्जिस्ट्स इन अ रेगुलर अरेंजमेंट, एक लैटिस स्ट्रक्चर अक्वायर करता है। जो भी चीज रेगुलर हो जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको लैटिस बोलते हैं। हाँ, अगर सिंपल है, छोटे मॉलिक्यूल है तो सिंपल लैटिस बोलेंगे। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इट्स अ बिग 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 थिंग, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, उसको जायंट लैटिस बोलेंगे। जायंट और सिंपल, दोज आर द कंपैरिजन टर्म्स। लैटिस इज ओनली मीनिंग रेगुलर। तो लैटिस बेसिकली कब बनता है, जब आप सॉलिड स्टेट में होते हैं। जब आप लिक्विड स्टेट में होते हैं तो लैटिस नहीं होता, जब आप गैसियस स्टेट में तो लैटिस नहीं होता। लैटिस इज बेसिकली जस्ट मीनिंग कि आप सॉलिड स्टेट में, आपकी रेगुलर अरेंजमेंट, राइट। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड can have a lattice structure क्योंकि वो solid में it is regularly arranged. So this is the correct option. So most probably it's going to be A, but let's see. Both solid CO2 and solid SiO2 have a simple molecular structure. No, this is wrong. Why? Because we discussed SiO2 has a giant structure. So ये तो नहीं हो सकता. Both solid CO2 and solid SiO2 have atoms joined by a single covalent bonds. Is this correct or wrong? सही नहीं है, दोनों के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, राइट। रॉन्ग, ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या होगा। yes, because carbon dioxide has double bonds, so this is going to be wrong. For this reason carbon has double bonds, not single bonds. सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। एक सिलिकॉन इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड वन बॉन्ड वन बॉन्ड वन बॉन्ड, ये सारे एक 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 बॉन्ड ही है। हाँ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में CO डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। सो दिस इज आल्सो देयरफॉर रॉन्ग। Both solid CO2 and solid SiO2 change spontaneously to gas at standard temperature and pressure. What is standard temperature and pressure? इसके अगेंस्ट हम आएंगे, हमारा इनफैक्ट नेक्स्ट, आई थिंक वेरी नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस और वो सब चीजें हैं। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड ये होता है कि अभी फिलहाल आप लोग समझ लें 25 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन रूम टेम्परेचर के आसपास ही रूम कंडीशंस आर बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशंस, तकरीबन आसपास तक, ठीक है। तो वी नो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वंस अगेन ये इस लिहाज से गलत बात कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो वो हाई है। व्हाई? बिकॉज दिस इज जायंट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू रूल आउट MCQs, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा आंसर सही है, सो स्टार्ट कटिंग आउट दोज ऑप्शंस व्हिच यू नो व्हिच आर एविडेंटली रॉन्ग, ठीक है। हो सकता है आप सारे कट आउट ना कर पाओ, ठीक है, हो सकता है आप 2 कट आउट कर लो, हो सकता है आप 1 कट आउट कर लो, लेकिन अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास A B C D में से आपको चूज करना है और आपको आइडिया नहीं है, आपको आंसर नहीं पता, आपको सही आंसर नहीं पता इन सब में से, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, दैट्स 25%। आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप जो तुक्का मारेंगे वो 25% करेक्ट होगा। अगर आप इसमें से क्या कर लोगे, रूल आउट कर दोगे, एंड देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑप्शन इन द MCQs व्हिच आर गोइंग टू बी एविडेंटली रॉन्ग, मतलब देखते ही आप कहोगे ये तो गलत है, मुझे ये पक्का पक्का पता है ये गलत है। ऐसे ऑप्शंस जानबूझ के डालता है एग्जामिनर, वो पता है उसको कि कहीं कहीं बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, तो वो ऐसे ऑप्शंस आपको जबरदस्ती जानबूझ के वहां पे रखेगा जहां पे आप आराम से बोल सकते हो, साफ साफ आपको पता लगेगा ये तो गलत है, पढ़ते ही आपको पता लगेगा गलत है। सो व्हेन यू स्टार्ट कटिंग आउट MCQs तो आपकी प्रोबेबिलिटी गिरना शुरू हो जाएगी, सॉरी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब मुझे, अगर मैंने डी को रूल आउट कर दिया तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली सिलेक्टिंग दी ऑप्शन इज गोइंग टू बिकम 33%। तो अब मेरा फेलियर का चांस कम है, 33%, 25% से मैं उठ के 33% आ गया हूं। अगर आप 2 सक्सेसफुली काट दोगे तो आपकी क्या हो गई, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50% ऑफ सिलेक्टिंग दी करेक्ट आंसर। सो ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर आप सारे ऑप्शन, सारे MCQs लाजमी पढ़ो, जो भी ऑप्शन लिखे हैं वो सब पढ़ो, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, ठीक है। इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गोइंग टू बी लाइक ओके आई नो दिस वन, यही है ऑप्शन, लेकिन फिर भी बाकी वो भी पढ़ लिया करो। व्हाई? बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी सम MCQs जहां पे एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ जरूर खेलेगा, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे, शायद हो सकता है उस वक्त, तो पढ़ने सारे MCQs चाहिए, ठीक है। यू नो द आंसर, टिक इट ऑफ करो, आगे बढ़ो, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आ रहा, काटम पुटी वाला मेथड करो, ये तो गलत है, मुझे पता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, अगर एंड में तुक्का भी मारना पड़ा, अगर ये एक सवाल था, आपने इस पे सपोज करते हैं आपने इसमें 5 मिनट लगा दिए, आपसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, आपको करेक्ट आंसर नहीं मिला, लेकिन आपने उस 5 मिनट में काटम पूटियां लगा दी, तो अगर आपके पास एग्जाम का टाइम खत्म हो रहा है और सिर्फ 1 मिनट रह गया और आपको वो जल्दी से शेड इन करने हैं जो आपने ऑप्शंस छोड़े हैं, तो आप इस पेज पे आओगे, आपको चलेगा अच्छा भाई ये 2 ऑप्शन कटे हुए, अब मुझे बस इन दोनों में से चूजना है, आपके पास 1 मिनट बस सोचने का, आपने अपनी गट फीलिंग के हिसाब से बस शेड कर दिया। अब जो होगा अल्लाह हवाले, आपने 50-50% कर दी प्रोबेबिलिटी, आपका बेस्ट से बेस्ट आपने ये दिया, ठीक है नी। सो दीज आर सम टेक्निक्स दैट विल बी डूइंग ऑल ओवर द कोर्स, जब हम ये एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हैं, P2 वगैरह कर रहे हैं, सो विल लुक एट दैट। Actually, I'll tell you that as well अभी थोड़ी देर में। Carbon can exist as allotropes which include graphite, diamond and fullerene. Which statements are correct? 1, 2, 3 में से कौन कौन सी statements जो हैं वो correct हैं? ठीक है, by the way they mean by fullerene Buckminster fullerene, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ Buckminster fullerene ही है। Don't get confused by what there's a meaning of fullerene, ये कहाँ से आ गया? So, do all three allotropes contain covalent bonds? Yes. Are all three allotropes giant molecular? No. Fullerene is simple molecular, so this is wrong. All three allotropes have delocalized electrons. Fullerene के पास होते हैं, graphite के पास होते हैं, diamond के पास नहीं होते. So therefore, this is wrong. So the correct option is going to be all three allotropes contain covalent bonds. 1 is the only correct option. Any problems with this page? कोई चीज जो आपको दोबारा से पूछनी है, कोई चीज समझ में अगर नहीं आई है